Okay, so today's lecture is basically to understand what is the meaning of a resolution and what is the meaning of composition of forces. एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपको दी जाएगी, तो उन सिस्टम ऑफ फोर्सेस का कंपोजिशन और रेजोल्यूशन दोनों सीखना है। कंपोजिशन एक तरह से देखें तो अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि एक फोर्स मैंने आपको ये दी, दूसरी ये दी, तीसरी ये दी, बोला कि अब इन फोर्सेस का कंपोजिशन कीजिए। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इन फोर्सेस का आपको रिजल्टेंट निकालना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस? Composition of forces means simply to find the resultant of a system of forces. Any system of forces, if it is given to you, and if it is asked to find the resultant of all the forces, then you can say that we are doing composition of forces. ठीक है? तो ये पैरेललोग्राम लॉ क्या करता है? ये P और Q का कंपोजिशन करके R बना रहा है, यानी कि P और Q को मिला करके एक रिजल्टेंट बना दिया R। तो ये जो काम कर रहा है इक्वेशन, ये कंपोजिशन कर रहा है। तो कंपोजिशन अपन ने पिछली क्लास में सीख लिया। ट्रायंगल लॉ है, ये भी कंपोजिशन करता है। पैरेललोग्राम लॉ है, वो भी कंपोजिशन का काम करता है। और एक और लॉ है, किसी को याद है क्या? कैन एनीबॉडी पुट द माइक्रोफोन ऑन एंड टेल मी द नेम ऑफ अनदर? पॉलीगन। ये तीनों लॉज जो अपन ने पिछली क्लास में सीखी थी, ये बेसिकली कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन का मतलब अगर आपसे कोई डेफिनेशन में पूछता है तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, कंपोजिशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज सिंपली फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम, दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं है। और वो रिजल्टेंट आपकी इच्छा है, आपको जो फैसिलिटेट करती है मेथड, उससे कर लो। ट्रायंगल लॉ पसंद है, उससे कर लो। पॉलीगन लॉ पसंद है, उससे कर लो। या फिर अगर पैरेललोग्राम लॉ पसंद है तो उससे कर लो। सो दैट इज कंपोजिशन। नाउ वी कम टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। ये कंपोजिशन का उल्टा है। तो अब क्या कर रहे हैं? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स करने को कहा जाए तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैंने आपको एक फोर्स दी और अब आपसे ये बोल रहा है कि रिजॉल्व। अब क्या कर रहे हैं अपन? रेजोल्यूशन कर रहे हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिजॉल्व दिस गिवन फोर्स इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो रिजॉल्व करने का मतलब है कि एक फोर्स के टुकड़े करना, उसको स्प्लिट करना। तो अब सबसे पहले रिजॉल्व करने का तरीका क्या होता है? आपको अधिकतर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व करने को कहा जाता है। परपेंडिकुलर का साइन है ये, ठीक है? तो आप क्या करोगे कि कोई भी एक फोर्स दे दी आपको, लेट अस से द नेम ऑफ द फोर्स इज F, और आपसे ये कहा गया कि इस फोर्स को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक इमेजिनरी y एक्सिस इसकी टेल से पास कराओगे, एक इमेजिनरी x एक्सिस इसकी टेल से पास कराओगे। और ये इमेजिनरी एक्सिस का खेल आपको समझना बहुत जरूरी है, ये आगे की क्लासेस में भी आपको ये काम आएगी बहुत। ये x और y एक्सिस जो आपके किताबों में, फिगर्स में, नोट्स में, कई जगहों पे आपने खुद ने बनाए हैं, आपको बना हुआ मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी बना सकते हो। तो अगर आप अभी, जैसे मैंने पहले फोर्स बनाई थी और ये x और y एक्सिस थी नहीं, तो जहां पर मैंने फोर्स बना रखी है उसकी पूंछ पे x और y एक्सिस आप खड़ा कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर ओन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड प्लेस द ओरिजिन ऑफ दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम एट एनी लोकेशन ऑफ योर कन्वीनियंस। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का खेल है। और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या चीज है? ये सारी इमेजिनरी कंडीशंस हैं। ये क्या, अभी कोई अगर कहीं पे मैं अगर किसी टेबल को धक्का दे रहा हूं तो क्या आपको उसमें x और y एक्सिस कहीं नजर आती है क्या? कभी नजर नहीं आती। एक्स और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये जो एक्सिस बनाते हैं, ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए अपन एक तरह से ख्याली पुलाव बनाते हैं, ये ताकि मैथमेटिक्स कर पाए उसकी। तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स और वाई जो बना रहे हैं, ये कोई टीचर आपको बता के नहीं देता या कोई लॉ नहीं निर्धारित करता कि ये यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। अगर कोई स्टूडेंट बोले कि अच्छा, अगर इसके ऊपर कोई नियम नहीं है, तो अगर फोर्स यहाँ है तो क्या मैं एक्सिस को यहाँ भी बना सकता हूँ क्या? बिल्कुल बना सकते हो। बोले कि भाई मेरी इच्छा हो रही है, यहाँ पर मैंने ओरिजिन लगा दिया, इस फोर्स के इधर से पास हो रहा है बस,
अब करो इसका रेजोल्यूशन, कंपोजिशन जो करना है, सो यू कैन डू दिस ऑल्सो। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या फोर्स के बीच में ला करके कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिट करने से आपका कुछ काम बनेगा क्या? सो इफ इट इज नॉट यूजफुल टू यू, यू डोंट गो फॉर दिस अप्रोच। ठीक है, एक सेकेंड। अमन, अमन शर्मा, अमन शर्मा सुन पा रहे हैं क्या? देखिए भाई, अभी आप लोग जितने प्रेजेंट हैं, एक बात आप लोग क्लियरली सुन लो कि ये बीच में आपको अपनी पर्सनल आईडी से जब आप एंटर होते हो तो मेरे को परमिट करने के लिए लेक्चर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। और इस तरह से अगर आप लोग सब के सब करें तो 50 बार बाहर गए तो लेक्चर तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपसे पिछले बार भी रिक्वेस्ट किया था, और नेक्स्ट लेक्चर से आपको एंट्री में डिनाई कर दूंगा इफ यू आर यूजिंग योर पर्सनल आईडी। ठीक है, सो प्लीज टेक सम पेन एंड क्रिएट योर गूगल मीट आईडी यूजिंग द SKIT1, और उसी के थ्रू गूगल मीट पे आए। आपको अपना जो एग्जिस्टिंग पर्सनल आईडी को एग्जिट करके आपके SKIT के आईडी से मीट ऐप पे आपको बनाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा काम है, बट डू दैट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स, यूज योर SKIT आईडी ओनली। ये कॉलेज का ऑर्डर है ये, दैट इज व्हाई, अदरवाइज आई एम नॉट इम्पोजिंग एनीथिंग ऑन यू। ठीक है, और अपनी क्लास भी डिस्टर्ब होती है उससे। एनीवे, तो अभी अपन ये बात कर रहे थे कि F फोर्स को रिजॉल्व करने को कहा गया है, यानी कि F फोर्स को दो टुकड़ों में स्प्लिट करना है, और ये भी कहा गया है कि वो दो टुकड़े आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो परपेंडिकुलर टुकड़ों में जब भी क्रिएट करना होता है तो आपका सबसे बड़ा साथी होता है ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि XY कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है कि ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही पाए जाते हैं। तो आपको अगर F फोर्स को स्प्लिट करने को कहा जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक इमेजिनरी XY कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना बना लो, और उसका जो ओरिजिन है उस ओरिजिन को ला करके आपके F फोर्स के टेल एंड पे लाके कनेक्ट कर दो। अब आपके पास में ये फिगर आ गया। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करने का क्या तरीका है, आप ये पता करो कि F जो है वो या तो X एक्सिस के साथ या Y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये और पता कर लो। तो आपको ये भी दे दिया, चलो सपोज कि ये थीटा एंगल बना रहा है X एक्सिस के साथ में। तो अब ये बताओ कि F का ये जो शैडो है X एक्सिस पे, इसकी लेंथ कितनी होगी? F cos थीटा। वेरी गुड, ये हो गया F cos थीटा। और F की ये जो Y एक्सिस पे शैडो आएगी या प्रोजेक्शन आएगा, ये कितना है? F sin थीटा। दिस इज F sin थीटा। ये हो गया रेजोल्यूशन। तो अब अगर आपसे ये कहा जाए कि अब जरा वापस से समझाओ आपने किया क्या है, तो बहुत सिंपल है। आप ये कहो कि पहले एक फोर्स थी F, आपने कहा कि इसको रिजॉल्व करो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। तो मैंने X एक्सिस के साथ में थीटा देखा, तो X एक्सिस पे F का टुकड़ा डाल दिया F cos थीटा, और Y एक्सिस पे इसका टुकड़ा डाल दिया F sin थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इस F फोर्स को यहां से हटा दूंगा। ये F फोर्स गई आपकी यहां से। अब क्या रह गया, सिर्फ दो F फोर्स के कंपोनेंट्स रह गए। तो पहले एक फोर्स थी, अब ये देखो, अब एक परपेंडिकुलर फोर्स आ गई F sin थीटा नाम से, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गई F cos थीटा नाम से। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हटा दो। अब आप अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने इमेजिनरीली लगाई थी, तो अब आपके वर्क स्पेस पे ये दो फोर्सेस रह गई। एक फोर्स तो है F sin थीटा, ये वाली, और एक फोर्स है F cos थीटा, ये वाली। ठीक है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये जो काम अपन ने किया, दिस इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं कि भाई ये प्रोसेस समझे बिना कि x कंपोनेंट तो हमेशा F cos थीटा बनेगा और y कंपोनेंट हमेशा F sin थीटा बनेगा। ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि F cos थीटा और F sin थीटा
कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा, ये चीज पता करने के लिए आपको थीटा की लोकेशन देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अब अगर अपन वापस से इसको लें और ये कहा गया कि F फोर्स दे रखी है, अब इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व करो और थीटा दे रखा है यहां। अब बताओ इसके कंपोनेंट कैसे बनाएंगे। वाई एक्सिस पे जो बनेगा वो एफ कोस थीटा। एफ कॉस थीटा, अब एफ कॉस थीटा यहां बनेगा, और एक्स एक्सिस पे जो बनेगा एफ साइन थीटा। ये बनेगा एफ साइन थीटा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, आपको एक तरह से रिफ्रेशर कोर्स की तरह ही काम आ रही है आज के लेक्चर। बट the next things that we are going to do, the next problems that we are going to solve, for that the concept of resolving a given force into individual components has to be understood very clearly. और एक गलती और कॉमनली करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैंने f को जब f cos थीटा और f sin थीटा में रिजॉल्व कर लिया है, तो एक आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि f तो खत्म हो गया। अब आप अपने प्रॉब्लम में या तो f को इकलौते तरीके से यूज करो, या फिर f के जो दो कंपोनेंट्स हैं f sin थीटा और f cos थीटा, उन दोनों को एक साथ यूज कर लो। लेकिन इन दोनों को यूज करते टाइम आपका f काम में नहीं आएगा। ये चीज क्लियर हुई क्या आपको? मैं ये क्या कहना चाहता हूं कि एक टाइम पे आपकी या तो f अकेले यूज होगी, या फिर f को रिजॉल्व कर लेने के बाद अब f खत्म हो जाएगा, तो f cos थीटा और f sin थीटा अब दो फोर्सेस आ जाएंगे। तो आपके पास में ये है, एक तो है f sin थीटा, सॉरी f cos थीटा और f sin थीटा जो आपने यहां पर कंपोनेंट्स बनाए, और ये आपस में 90 डिग्री का एंगल लेके बैठे हैं। अब ये एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो गए, दो फोर्सेस हैं यहां पे। या फिर और आपकी जो ओरिजिनल फोर्स है F, वो अकेली यूज होगी। तो कहने का मतलब है कि F cos थीटा और F sin थीटा एक साथ किसी सिस्टम पर लगे, या फिर F अकेला उस सिस्टम पे लगे, उस सिस्टम पे इफेक्ट वही पड़ेगा। यानी कि इन दोनों को एक साथ यूज करना और इसको अकेले यूज करना एक ही चीज है। कई स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं, F भी लगा दिया, F का कंपोनेंट भी बना दिया, और बोला कि अब सिस्टम पे तीन फोर्स हो गए। ये गलत है। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। तो अगर आप लोगों को पहले इस बात पे कोई कंफ्यूजन था, तो ये अब क्लियर हो जाना चाहिए कि एक टाइम पे या तो ओरिजिनल फोर्स वहां पर रुकेगी, या तो उस ओरिजिनल फोर्स के कंपोनेंट्स वहां बैठेंगे। ये तीनों एक साथ नहीं बैठ सकते। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपको रेजोल्यूशन का? कोई एक जना मेरे को ऑन करके बोले। यस सर। यस सर। ये फोर्स है, लेटस से, अब मैं फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूं। कोई एक फोर्स थी, वो मैंने दिखाई नहीं आपको, ठीक है। उसके मैंने टुकड़े कर दिए, कंपोनेंट्स कर दिए, रिजॉल्व कर दिया, तो F sin थीटा F cos थीटा बन गया। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि इन फोर्सेस को वापस से कंपोज करूं तो क्या F बनेगा क्या? क्वेश्चन समझ में आया मेरे? क्योंकि ओरिजिनली एक फोर्स थी F, लेकिन ये पता नहीं कि वो कहां थी, कैसे थी। उसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में स्प्लिट करने के बाद जो कंपोनेंट्स बने, F sin थीटा और F cos थीटा आपको दे रखा है। और अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपको दो चीजें समझाई थी, एक तो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस है और एक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। रेजोल्यूशन का मतलब एक फोर्स के दो टुकड़े करना, कंपोजिशन का मतलब है टुकड़ों को मिला करके एक फोर्स बनाना। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई मैं आपको दो टुकड़े दे रहा हूं, एक F sin थीटा है, एक F cos थीटा है, और इन दोनों फोर्सेस के बीच एंगल है 90 डिग्री। तो आपको कंपोजिशन की तीन टेक्निक्स ऑलरेडी सिखाई जा चुकी है, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। तो इन तीनों में से कोई सी भी एक यूज करो और इसको कंपोज करो। तो कंपोज करने के लिए सबसे आसान तरीका अपने पास पैरेललोग्राम लॉ है। तो इसके मैं इधर से एक पैरेलल लाइन यहां पे ड्रॉ करूंगा, इधर से एक पैरेलल लाइन यहां पे ड्रॉ करूंगा।
अब ये बन गया मेरा एक रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल्स भी पैरेललोग्राम्स होते हैं क्या? यस सर। 100% होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका रिजल्टेंट मेरे को कैसे मिलेगा? इस पॉइंट से इस ऑपोजिट एंड पे एक एरो खींचूंगा तो यही मेरा रिजल्टेंट होगा। अब मेरे को यह पता करना है कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मेरी पहली फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? एफ साइन एफ थीटा। साइन थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद रखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। कॉस ऑफ थीटा। लेकिन ये थीटा कौन सा है? क्या यही थीटा है क्या जो एफ साइन थीटा में थीटा लगा हुआ है? नो। थीटा यहां पर जो आता है इस फॉर्मूले में, वो थीटा है आपके दो फोर्सेस जिनको आप ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो, उन दोनों के बीच का एंगल। तो ये तो 90 डिग्री है, तो यहां पर आप थीटा नहीं लगा सकते। यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहां पर आपको 90 डिग्री लगाना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या आपको? यस सर। क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी इन दो कंपोनेंट्स को वापस से कंपोज करके एक रिजल्टेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये चेक कर रहा हूं कि क्या ये रिजल्टेंट एफ ही बन के आएगा क्या। क्यों? ये कैसे चेक करने की बात हो रही है? क्योंकि मैंने आपको पहले कहानी की शुरुआत में ये कहा था कि एक एफ फोर्स थी जिसके दो टुकड़े रेजोल्यूशन के बाद में एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा बने, वो आपस में 90 डिग्री थे। तो अब मैं उल्टा काम करके देख रहा हूं कि अगर मैं एफ साइन थीटा नाम की एक फोर्स और एफ कॉस थीटा नाम की एक फोर्स, जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों को अगर कंपोज करूं तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो वापस से एफ बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मैं चेक करना चाहता हूं। तो अब आपके पास में ये इक्वेशन है जो कि पैरेललोग्राम लॉ से आई हुई है। कॉस ऑफ 90 कितना होता है ये बताओ? जीरो। तो ये जो पूरी टर्म है 2 × p q cos 90, ये पूरी जीरो हो गई। यस सर। तो आपका रिजल्टेंट जो है वो सिर्फ इतना सा रह गया, √p² प्लस q²। अब आपकी p फोर्स जो है वो तो है एफ साइन थीटा, और q फोर्स जो है वो है एफ कॉस थीटा। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट करो और बताओ कि r कितना है। सर एफ आर इक्वल्स टू एफ आएगा। r इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि p² हो जाएगा f² साइन स्क्वायर थीटा, और यस q² हो जाएगा f² कॉस स्क्वायर थीटा। जब ऐड करोगे तो f² कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। वन। तो अंडर रूट लोगे, यू विल गेट योर f बैक हियर। तो अब अपन ने इस चीज को आगे पीछे दोनों तरफ से आइटरेट करके चेक कर लिया कि एक फोर्स को स्प्लिट करें तो एफ साइन थीटा कॉस थीटा बनता है, और इनको वापस से ज्वाइन करें पैरेललोग्राम लॉ से तो वापस से एफ भी मिलता है अपने को। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस की बात पे आ रहा हूं मैं। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन का मतलब है फोर्सेस को जोड़ना। अब की बार मैं आपको कुछ फोर्सेस ऐसे दे रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, लेट अस से दिस इज द एक्स एक्सिस। यहां पर एक फोर्स यहां पे रखी थी मैंने, दिस इज F1। इस लाइन पे थोड़ी सी आगे एक दूसरी फोर्स भी रखी हुई है, लेट अस से दिस इज F2। और इसी लाइन पे एक उल्टी फोर्स भी खड़ी है, लेकिन है इसी लाइन पे, द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, F3। अब मेरे को ये बताओ, तीन फोर्सेस को कंपोज करना है, ये तीनों एक ही लाइन पे, यानी कि जो एक ही लाइन पे फोर्सेस होती है उनको क्या नाम से बुलाते हैं अपन? कोलिनियर फोर्सेस। दीज आर कोलिनियर। तो मेरे को ये बताओ कि रिजल्टेंट क्या होगा इसका? F1 प्लस F2 माइनस F3। एज सिंपल एज दैट, वेरी गुड। चूंकि ये एक ही लाइन पर है, इस पे कोई ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगन कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही लाइन पे पड़ी हुई फोर्सेस को सीधे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी एक छोटा सा नियम है। अभी जिन्होंने आंसर दिया उन्होंने तो एक इंट्यूशन यूज किया, वो बिल्कुल करेक्ट इंट्यूशन था। अब इसका इंट्यूशन को एक नियम में भी कन्वर्ट कर लो जिससे कि आपको कंफ्यूजन ही नहीं रहे।
एक्स डायरेक्शन का जो राइट साइड है दैट इज पॉजिटिव, एक्स डायरेक्शन का जो लेफ्ट साइड है दैट इज नेगेटिव, वाई डायरेक्शन का जो अपवर्ड साइड है दैट इज पॉजिटिव, और वाई डायरेक्शन का जो डाउनवर्ड साइड है दैट इज नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको फोर्सेस के लिए याद रखना है। तो इस साइन कन्वेंशन को आप लोग बहुत सालों से यूज करते आ रहे हो, मेरे ख्याल से 4th या 5th क्लास से ही इस साइन कन्वेंशन को यूज करना स्टार्ट कर दिया आपने, नोइंगली और अननोइंगली। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर राइट डायरेक्शन की वेक्टर है तब वो पॉजिटिव है, और लेफ्ट डायरेक्शन की वेक्टर है तो वो नेगेटिव है। तो इन तीनों का रिजल्टेंट जैसा कि आपने अभी करेक्ट आंसर दिया, दिस शुड बी F1 प्लस F2 माइनस F3। ये काम हो गया। अब ये सेम जो खेल है, इस खेल को अपन वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस के साथ में भी कर सकते हैं। एक F1 दे रखा है, इसी लाइन पे एक F2 दे रखा है, और इसी लाइन पे एक F3 दे रखा है। इसका रिजल्टेंट बताओ, व्हाट इज द रिजल्टेंट? F1 minus F1 plus F2. F1 माइनस माइनस F3 ब्रैकेट में F1 plus माइनस F2. F3, हाँ सॉरी, क्योंकि F2 और F3 कन्वेंशन के हिसाब से डाउनवर्ड फेसिंग है तो नेगेटिव है, और F1 अपवर्ड फेसिंग है तो पॉजिटिव है। सो द रिजल्टेंट शुड बी ऑब्टेन्ड विद अ सिंपल algebraic एडिशन लाइक दिस। ठीक है, यस सर। ये तो कोलिनियर फोर्सेस की बात हो गई। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसके अगले लेवल पे, कंपोजिशन की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना और मैं आपसे पूछूंगा, आप इसका जवाब देंगे। एक्सिस बना दी अब की बार पहले मैंने, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे एक फोर्स खड़ी है, लेट अस से F1। वाई एक्सिस पे एक दूसरी फोर्स भी मौजूद है, F2 अपवर्ड फेसिंग। वाई एक्सिस पे एक डाउनवर्ड फोर्स भी है, दिस इज गिवन एज F3। there is one force on the x axis facing in the right direction, let us call that F4. Another force F5 is also facing in the right side direction, and one singular force in the left direction, let us call that as F6. वापस से मैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस करवाना चाहता हूं इनका। देखो, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब तो क्या होता है कि आप एक फोर्स के दो टुकड़े करेंगे, और कंपोजिशन ऑफ फोर्स के लिए एक या दो का कोई सीन नहीं है, आपके पास कितने भी फोर्सेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहां पर कितनी फोर्सेस हैं, F1 से लेके F6 तक 6 फोर्सेस दे दी मैंने आपको। F1 F2 अपवर्ड डायरेक्शन में, F3 डाउनवर्ड, F4 F5 राइट डायरेक्शन में, F6 लेफ्ट डायरेक्शन में। इन 6 फोर्सेस का कंपोजिशन करना है। तो अब आप क्या करोगे इसके कंपोजिशन के लिए? सबसे पहले तो एक्स एक्सिस पे जितनी भी फोर्सेस हैं उन सबको जोड़ करके एक फोर्स बनाओ। ठीक है, तो बेसिकली अब आप इस स्टेप में क्या करने जा रहे हो, यू आर गेटिंग द समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपके वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस हैं उन सबको जोड़ करके एक सिंगल फोर्स बनाओ। So eventually you are creating the summation of vertical components. ठीक है, तो अब मैं इस पूरे गिवन फिगर को अगर मैं अब सिंप्लीफाई करूं तो समेशन ऑफ H क्या है बताओ? It should be F4 plus F5 plus माइनस F5 minus F6. वेरी गुड, ये काम कंप्लीट हो गया अपना। अब समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स कितना है? F1 plus F2 minus F3. plus F2 plus minus F3. ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब देखो F1 F2 F3 सब आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेगी कैलकुलेशन करते टाइम, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन। ठीक है ना, तो अब आपको करना क्या है, इन सबको तो सीधे सीधे ऐड कर लेना है। तो समेशन वर्टिकल और समेशन हॉरिजॉन्टल, लेट अस से, अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं इसका,
कि आपने इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट किया और मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो सम है वो आया 6 न्यूटन, और मेरे वर्टिकल कंपोनेंट का जो सम है वो आया -2 न्यूटन। माइनस आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है भाई। समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या है? F1 प्लस F2 माइनस F3। अब अगर F3 अगर इन दोनों पे भारी पड़ जाए, फॉर एग्जांपल F1 जो है 1 न्यूटन है, F2 जो है वो 2 न्यूटन है, और F3 जो है वो 5 न्यूटन है, तो बताओ समेशन वर्टिकल कितना होगा? 1 प्लस 2 -5। ठीक है, तो आ गया -2। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का आपको सम दे रखा है 6 न्यूटन, वर्टिकल कंपोनेंट्स का सम आ गया -2 न्यूटन। ठीक है, तो अब इस फिगर को वापस से ड्रॉ करते हैं। ये मेरी y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो +6 न्यूटन है, तो यहां बना दो +6। वर्टिकल कंपोनेंट -2 न्यूटन है, तो ये नीचे को बना दो। अब चूंकि आपने एरो नीचे को बना दिया है, तो अब यहाँ पे -2 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 लिख दो बस। इस डायरेक्शन को देख करके कोई भी आदमी समझ जाएगा कि ऑब्वियसली इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए ये -2 ही है। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट निकालने का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये याद रखो। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना है? अब ये आपके पास दो फोर्सेस आ गई जो कि आपस में 90 डिग्री बना रही है, तो अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए वही सेम चीज पैरेललोग्राम लॉ लगा लो। इसके पैरेलल लाइन बनाई, इसके पैरेलल लाइन बनाई, और रिजल्टेंट जो है वो यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक चलेगा। दिस इज योर रिजल्टेंट। ठीक है, अब बताओ ये रिजल्टेंट कितना है? √40 न्यूटन सर। √10। कैसे आया एक बार और देख लेते हैं। एक फोर्स है 6 न्यूटन, तो यानी कि 6 का स्क्वायर करोगे, प्लस दूसरी फोर्स है 2 न्यूटन, तो इसका भी स्क्वायर करोगे, p² + q² प्लस 2 इंटू PQ। PQ का मतलब इंटू 6 इंटू Q का मतलब 2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज। अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री है। 90। अब ये चीज आप याद रख सकते हो कि कभी भी अगर परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना हो, तो ये 2pq cos थीटा वाला कंपोनेंट हमेशा 0 होगा, चाहे कुछ भी फोर्सेस हो, चाहे 2 6 की बजाय आप इस दुनिया की कोई भी फोर्स लेके आ जाओ, क्योंकि एंगल 90 है ना, तो cos 90 हमेशा उसको 0 बना देगा। तो इसलिए ये तो कभी लेना ही नहीं है, यू फॉरगेट अबाउट दिस, सीधे इसका अंडर रूट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 36 + 4 यानी कि 40। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज √40 न्यूटन। इतने न्यूटन का फोर्स बना। अब एक चीज और आपसे ये पूछी गई है कि भाई ये पता लग गया हमें, ये आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपकी ओरिजिनल फोर्सेस ये थी, 6 फोर्सेस थी। 6 फोर्सेस को पहले आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में पहले सिंप्लीफाई किया, फिर जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 फोर्सेस रह गई तो उनका एक रिजल्टेंट निकाल लिया। तो अब कुल मिलाकर के आपके XY कोऑर्डिनेट पे सिर्फ एक अकेला रिजल्टेंट बैठा है। जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, आपने इन 6 फोर्सेस को कंपोज करके एक अकेला इकलौता रिजल्टेंट निकाल लिया है, जो कि एक्चुअली मैग्नीट्यूड में √40 न्यूटन के बराबर है। अब इसमें एक इंफॉर्मेशन और रह गई, कौन सी इंफॉर्मेशन रह गई? कि भाई ये R जो है ये एक्चुअली कैसे जा रहा है? ये यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यानी कि कुल मिला के बात ये रह गई कि भाई ये भी तो बताओ, ये X या Y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये भी तो समझाओ। ये चीज कैसे निकालेंगे? क्या इस फिगर को देख करके कोई एक टेक्निक निकाल सकता है क्या? हाउ डू यू फाइंड दिस एंगल थीटा विच R इज मेकिंग विद द X एक्सिस? क्योंकि ये थीटा और मिले ये पूरी इंफॉर्मेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो वर्टिकल लाइन है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस वर्टिकल लाइन का? सर 2।
2 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी 6 है, 10 और थीटा। ये जो थीटा आपसे पूछा जा रहा है वो यही तो है, दिस इज योर थीटा। यस सर। तो अब इस थीटा को निकालना है, तो मेरे को 2 पता है, 6 पता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि tan ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2/6 यस सर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है। यस सर। अब आप अपना कैलकुलेटर उठा करके सीधे थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? इट इज tan इक्वल टू इनवर्स, tan tan इनवर्स इनवर्स ऑफ 1/3। यस सर। ये आपके पास में डिग्रीज में एक आंसर आ जाएगा, एंड दैट शुड बी योर आंसर। तो कभी भी कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस आपको करने को कहा जाता है, तो आपको सिर्फ ये पैरेललोग्राम लॉ लगा करके उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल के नहीं रख देना है। ये जो काम है कि भाई कम से कम एक एंगल बताओ कि ये आर जो है एक्स के साथ या वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो चीज भी आपको निकालनी पड़ेगी। सो फाइंडिंग द रिजल्टेंट इवेंचुअली मीन्स फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज एटलीस्ट वन एंगल विथ एनी ऑफ द एक्सिस, या तो एक्स के साथ या वाई के साथ, ये आपकी इच्छा है। और जनरली अगर बिना पूछे आपसे कोई काम करने को कहे कि एंगल निकालो, और ये नहीं कहे कि x के साथ निकालो या y के साथ निकालो, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करना है कि x के साथ ही निकलेगा एंगल। तो ये अपन लोग एक जनरल अजम्पशन लेके चलते हैं दैट द एंगल इज जनरली कैलकुलेटेड विद द x एक्सिस, y एक्सिस के साथ में जनरली नहीं पूछा जाता। तो अगर सिर्फ आपको एंगल निकालने को कहा जाए तो आप ये मान लेना कि x के साथ एंगल निकालने को पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है। और आपने ये देखा कि जरूरी नहीं है कि हर बार रिजल्टेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बने। क्वाड्रेंट्स के बारे में आपको नॉलेज है, ये Yes, sir. एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड एज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट्स का जो एजम्पशन है या फिर क्वाड्रेंट्स का जो कन्वेंशन है, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपसे मैं आप बिना कुछ पूछे अगर एक्सिस पे कभी भी बोलूं कि भाई एक रिजल्टेंट है जो थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो वो कैसे बनाओगे? यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस। अगर मैं कहूं कि एक रिजल्टेंट ऐसा बन रहा है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, देन यू विल ड्रॉ द रिजल्टेंट लाइक दिस। रिजल्टेंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी लाइक दिस, रिजल्टेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी समवेयर लाइक दिस। अब रिजल्टेंट किसी क्वाड्रेंट में बन जाए तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कब आएगी कि उस क्वाड्रेंट में वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है। ये इसका थीटा हो गया, ये इसका थीटा हो गया, ये इसका थीटा हुआ, और ये इसका थीटा हुआ। ये चीज क्लियर हो गई क्या आपको? आज जो आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और रिजॉल्व करके फिर आपको वापस से कंपोज करना जो सिखाया, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ठीक है। Let's clear the slate and start afresh. अब इस प्रॉब्लम को देखो। कैन यू सी दिस प्रॉब्लम? Yes, sir. इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी आराम से सेकंड वाला जो पार्ट है आपके आरटीयू का उसके अंदर आ सकता है, विच मीन्स इवन अप टू 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। और हो सकता है कि इसमें तो खूब सारी फोर्सेस लगा रखी है, 1 2 3 4 फोर्स लगा रखी है, 4 की बजाय हो सकता है कि आपको 2 फोर्स दे दे, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, ये फिगर जो है, ये फिगर भी आपके आरटीयू के अंदर नहीं दे रखा, आपको दे रखा है सिर्फ ये प्रॉब्लम। तो आपको इस रिटन स्टेटमेंट से ये बनाना आना चाहिए। तो ये बोल रहा है द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है। पहला फोर्स पढ़ो, 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो।
एक वाई एक्सिस हो गई, ये एक एक्स एक्सिस हो गई। अब इसके ऊपर कई बार ये प्योरली एंगल देने की बजाय नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी यूज करते हैं। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्थ, 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 डाउनवर्ड डायरेक्शन साउथ है, साउथ, राइटवर्ड डायरेक्शन इज ईस्ट, एंड द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन इज वेस्ट। वेस्ट। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को वापस से पढ़ो। 20 न्यूटन्स फोर्स, ये तो मैग्नीट्यूड हो गई, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। लेकिन अब ये 30 डिग्री में ये कंफ्यूजन है कि भाई फोर्स तो यहां बनेगा, ये तो पक्का हो गया 20 न्यूटन। ठीक है, लेकिन अब मेरे को कोई अपना लॉजिक यूज करके ये बताओ कि ये जो 30 डिग्री है वो मैं यहां बनाऊं या यहां बनाऊं, फिर एक्सिस से इंक्लाइन होगा तो वो नॉर्थ और ईस्ट एक्स मिल से बनाऊं कि वाई से बनाऊं? एक्स से बनेगा सर। ठीक है, आपने जिसने कहा कि एक्स से बनेगा, आप मेरे को इसका रीजन बताओ। सर वो क्योंकि सर वो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ इंक्लाइन हो रहा है, ईस्ट टुवर्ड्स वेरी गुड, ऑफ ईस्ट मिल रहा है, तो स्टेटमेंट ईस्ट से को नॉर्थ। ये इंग्लिश इसमें ट्रिकी है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी कि ईस्ट से नॉर्थ की दिशा में 30 डिग्री, तो आपको यहां से नापते हुए जाना है 30 डिग्री। सी 30 डिग्रीज, ये करेक्ट आंसर दिया आपने, यहाँ पर 30 डिग्रीज बने हुए। ठीक है, एक्स के साथ में। अगर यहाँ पर आपको ट्रिक करने के लिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ दे दिया जाता तो कहां से बनाते? सर नॉर्थ से फिर इंक्लाइन होता है, नॉर्थ से इंक्लाइन होता है ईस्ट की तरफ। कहां से बनता? ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलते हुए 30 डिग्री बनाइए, तब 30 डिग्री यहां होता। लेकिन नॉर्थ ऑफ ईस्ट दिया हुआ है तो 30 डिग्री यहां बनेगा। ये कुछ क्लियर हो गई क्या? यस सर। ठीक है, दूसरा फोर्स बोल रहा है 25 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे नॉर्थ की तरफ 25 न्यूटन लगा दो। ये 25 न्यूटन यहां नॉर्थ की तरफ हो गया। तीसरे वाला बताइए, 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ये और ट्रिकी है, सोच के बताना, इसमें एंगल भी नहीं दिया, बताओ। 30 न्यूटन की फोर्स है और ये बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट, बस नो एंगल गिवन, क्या बनाओगे इसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा ये तो। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है इसका? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, ये तो पक्की बात है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक लाइन तो खींची दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितने न्यूटन का है? 30 न्यूटन का है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ एंगल का क्या करें। भैया क्वेश्चन आते हैं आपके आरटीयू में और इसी टाइप से आते हैं, ये आपको इस तरह का लॉजिक अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अब देखो मैं बताता हूं इसका लॉजिक, आपको नहीं आता तो आप समझ लो और याद रखो। ठीक है, कभी भी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट करके एंगल दे दिया तब तो आपने बनाना सीख लिया। लेकिन अगर सिंपल इतनी सी बात बोल दें नॉर्थ वेस्ट, तो इसका मतलब है नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच की डायरेक्शन है ये। तो अब बताओ ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। दिस इज 45 डिग्रीज। और जैसा मैंने कहा आपको एक्स के साथ ही एंगल चाहिए, तो आप एक्स के साथ में 45 डिग्रीज बना दो। ठीक है, अच्छा अभी फाइनल वाली और बताओ। 35 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्रीज टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट, कहां बनेगा, कैसे बनेगा, बता दो इसको। थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट। साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ये तो हो गया आपका 35 न्यूटन का फोर्स। और 40 डिग्री जो है ये बोल रहा है साउथ ऑफ वेस्ट, तो यहां बनाऊं कि नीचे बनाऊं? सर 45 डिग्री के नीचे आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा आपका। यस सर। दिस इज द करेक्ट एंगल 40 डिग्री। तो एक ये ट्रिकी क्वेश्चन थी, ये देखो ये आपका फिगर बन गया। ये तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि आपको सॉल्यूशन शीट भी है इसलिए मैंने पहले से बना के रख दिया। लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको ये फिगर रेडीमेड नहीं मिलेगा, आपको ये एक्सरसाइज भी खुद ही आनी चाहिए करनी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी है कि किस तरीके से ये बनाना है। अब एक काम करो, अपने पास में 10 मिनट है, अब इसके नीचे इसका सॉल्यूशन मैंने बना करके दे रखा है। आप लोगों को क्या करना है
जो टेक्निक मैंने आज आपको लेक्चर में सिखाई थी कि भाई पहले तो इंडिविजुअल फोर्सेस के आप लोग स्प्लिट करो। जैसे ये 20 न्यूटन को स्प्लिट करने पे क्या हो जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 20 cos 30, और वर्टिकल में कितना आ जाएगा 20। 20 साइन। 25 को स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो प्योरली वर्टिकल डायरेक्शन में है। 30 यस न्यूटन सर। को स्प्लिट करो, 30 cos 45 आएगा लेफ्ट साइड को, 30 cos 30 sin 45 आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इस फोर्स को स्प्लिट करेंगे तो 35 cos 40 आएगा इस डायरेक्शन में, और 35 sin 40 आएगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो चीज आपने आज पहले कंप्लीट कर ली, ये देखो प्योरली एक्स और वाई डायरेक्शंस में इन फोर्सेस को स्प्लिट करो, और उसके बाद समेशन एच निकालो, और उसके बाद समेशन वी निकालो, और उसका रिजल्टेंट निकालो। वो कैसे निकलेगा, दैट कैन बी सिंपली कैलकुलेटेड बाय द अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ समेशन एच का होल स्क्वायर प्लस समेशन वी का होल स्क्वायर। यही किया था आपने भाई, समेशन एच निकाल लो एक फोर्स बन जाएगी, समेशन वी निकाल लो एक फोर्स बन जाएगी, इन दोनों फोर्सेस का स्क्वायर कर लो, क्योंकि कॉस क्या कंपोनेंट है, कॉस तो हमेशा 90 डिग्री बनेगा आपने जब परपेंडिकुलर स्प्लिटिंग की है तो आपको रिजल्टेंट सिर्फ इतना सा इक्वेशन लगाने से मिल जाएगा। तो अब आप जल्दी से मेरे को अपने अपने कैलकुलेटर्स यूज करें, अपने पेपर पेंसिल ले लें और मेरे को रिजल्टेंट की वैल्यू बताएं। यू हैव गॉट 10 मिनट्स नाउ, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, और ये भी बताना कि रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में है। इस प्रोसेस में किसी को कोई डाउट हो, देखो बाकी स्टूडेंट्स तो अपने अपने काम करें, लेकिन जिनको कोई डाउट है वो मेरे से अभी डायरेक्टली पूछें कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। और अगर आपको कोई डाउट नहीं है देन प्लीज डू दिस, और आप अपनी स्पीड खुद टेस्ट कर सकते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो 10 मिनट में अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यू आर इन ट्रबल विद दिस सब्जेक्ट, क्योंकि अब आगे आने वाले टॉपिक्स और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई इट आउट। जब लेक्चर में आप लोग 1 घंटा टाइम दे ही रहे हो यहाँ पे ऑनलाइन, तो प्लीज डिवोट योर कंप्लीट अटेंशन एंड योर कंप्लीट डेडिकेशन। अच्छी तरह से थोड़ी सी मेहनत करो और काम करो, सीख जाओ। पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, यू कैन स्कोर वेरी वेल इन दिस, और यू कैन फेल। इसमें टफ क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं।
अब मैंने आपको पार्शियल सर यहाँ पे एक्सपोज कर दिया है, यू कैन चेक वेदर व्हाट सर 45.597 45.597 45.6 यस सर, पर ये आ रहा है सर। आंसर है, बिल्कुल करेक्ट सर आंसर। एंगल 47.678 पहले ये बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है रिजल्टेंट का? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि यहाँ पर है। यस सर। ठीक है, पहले अपन चेक कर लेंगे आपका आंसर सही है क्या। सर 47.68 आया थीटा। हॉरिजॉन्टल जो है उसका टोटल नेगेटिव आया है, ठीक है। यस सर। ये यहाँ पर था कंपोनेंट, समेशन एच जो है वो यहाँ पर है। वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन जो है वो पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब वो यहाँ पर था समेशन वर्टिकल। फिर जब इन दोनों को आपने किया तो रिजल्टेंट जो है वो यही बनना चाहिए। अब एंगल कहाँ पे बनाओगे? इधर बनाओगे। यस सर। ठीक है, और एंगल बनाने के लिए क्या करना है? ये tan थीटा किसके बराबर होगी? 33.7 डिवाइड बाय 30.7। दिस विल बी सिंपली, अब देखो इसको करने के लिए एक चीज और आपको ध्यान रखनी है। जब आप थीटा इस तरीके से निकाल रहे हो भाई, आप पहले तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की साइन को देख करके पहले ये निश्चय कर लो कि कौन से क्वाड्रेंट में है। और एक बार जब आपको ग्राफिकली पता लग गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब है कि थीटा यही बनेगा इसका हॉरिजॉन्टल के साथ। अब इसका जब आप tan थीटा इक्वल टू ये लोगे, तो यहाँ पे किताबों में आपको नीचे माइनस करके दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप यहाँ पर नेगेटिव साइन ना लें इसका। कभी भी tan थीटा निकाल रहे हो, यू ऑलवेज कैलकुलेट विद द पॉजिटिव साइन ओनली। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन के साथ करने में क्या है कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि देखो अगर रिजल्टेंट यहां बन रहा है तो आपका समेशन एच भी नेगेटिव है, समेशन वी भी नेगेटिव है, और आप जब tan थीटा का समेशन वी बाई समेशन एच का रेशियो लोगे तो माइनस साइन ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगी। तो अब आपको पता कैसे लगेगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी प्लस साइन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस और माइनस कैंसिल होकर के प्लस बन जाएगी। तो इस तरह का कंफ्यूजन बहुत बार आने के कारण आपको सिर्फ ये पता करना है, पहले ये पता कर लो कि क्वाड्रेंट कौन सा है और उसका थीटा बना दो, और उसके बाद जब ये फॉर्मूला लगाओगे tan थीटा इक्वल टू समेशन वर्टिकल अपॉन समेशन हॉरिजॉन्टल का रेशियो, तो इसमें साइन जो भी हो उसको इग्नोर कर देना, या फिर ये मान लो कि द एक्चुअल फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज शुड बी द मॉड्यूलस ऑफ समेशन v अपॉन मॉड्यूलस ऑफ समेशन h। ये चीज यूज करोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब ये देखो यहाँ पर इन्होंने माइनस साइन लेकर के tan थीटा को माइनस में निकाला, फिर थीटा की वैल्यू ये आई। इस तरह से निकालने की बजाय आप सीधे प्लस के साथ में निकालो, और इसका जो भी tan इनवर्स करके आएगा वो यहाँ पर अपने आंसर में आपको क्या लिखना है, आपका फाइनल आंसर इस तरह से दिखना चाहिए। ये देखो आपने दोनों चीजें निकाल ली है, रिजल्टेंट और डायरेक्शन दोनों निकाल लिए। ठीक है, आपका फाइनल आंसर इस तरह से एक डायग्राम होना चाहिए, रिजल्टेंट इक्वल टू कितना न्यूटन, 45.6 न्यूटन, and the theta angle equal to फलाना फलाना डिग्रीज। ये दोनों चीजें एक फिगर बना करके ऐसे बना दो, तो ये आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो गया। दिस विल गिव यू फुल मार्क्स। ठीक है, अगर आपको रिजल्टेंट निकालने को कहा है, देखो यहाँ पर फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। कई बार तो आरटीयू में इतनी मेहनत भी नहीं की जाएगी पेपर में, वो क्या बोलेंगे, फाइंड द रिजल्टेंट बस। तो आपको खुद पता होना चाहिए रिजल्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें चाहिए। तो ये कैसे निकालना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? आज के लेक्चर में एक प्रॉब्लम अपन ने की, सारी चीजें डिस्कस कर ली। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन, एंड हाउ डू यू कंपोज बाय रिजॉल्विंग फोर्सेस फर्स्ट इन ऑल डायरेक्शंस एंड देन कंपोजिंग देम टुगेदर? ये सारी चीजें क्लियर हो गई क्या आपको? यस सर। अब आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दो प्रॉब्लम, जो कि जिस तरह आरटीयू में जो कॉमनली ट्रिकी क्वेश्चंस आती हैं उस तरह की दो प्रॉब्लम्स और सॉल्व्ड बुक्स में से उठा करके यहाँ पर पे
रखिए। और एक प्रॉब्लम मैंने आपको किताब का नाम और एग्जाम्पल नंबर के साथ में खुद रेफर करने के लिए भी दे दिया है। आप लोगों ने अपने गूगल क्लासरूम की स्ट्रीम में जाकर के चेक कीजिए, आई हैव शेयर्ड दिस कंटेंट विथ यू। ये कंटेंट मैंने आपके साथ में शेयर कर रखा है। यू विल फाइंड दिस बुक इन योर गूगल क्लासरूम। उसको आप लोग डाउनलोड करें और उसमें जाकर के एग्जाम्पल 2.8 को रेफर करें। ओके सर। ये प्रॉब्लम नंबर 3 अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं समझ में आए तब रेफर करो यहाँ पर। प्रॉब्लम नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है जैसा अपन ने अभी किया, बस उसमें यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर और दे देते हैं। अब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट देने की बजाय एक ट्राइंगल बना करके 4 और 3 दे दिया, एक ट्राइंगल बना के 1 और 2 दे दिया। इसका मतलब क्या है, इस 1 और 2 से आप ये थीटा निकाल सकते हैं। दिस थीटा, tan ऑफ दिस थीटा विल बी 1/2, तो इसका tan इनवर्स करके ये थीटा मिल जाएगा। और अगर ये थीटा मिला तो वही थीटा यहाँ पर भी होगा। समझे आप? अब ये 4 और 3 को यूज करके यहाँ का एंगल मिल जाएगा, लेट अस से अल्फा। अगर अल्फा ये एंगल है तो ये एंगल भी मिल गया आपको, ये भी अल्फा ही है। यस सर। तो इस तरह की कुछ ट्रिकी चीजें यूज करते हैं आरटीयू में, बट यू शुड नॉट गेट। तो ये प्रॉब्लम्स आप अपने आप रेफर करें और प्रैक्टिस जरूर करें। और अपने हर लेक्चर के बाद में सिर्फ अपने खाली ना बैठें, जो कम से कम जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपके शीट में लगा करके दी है उसको कम से कम, जैसे ये प्रॉब्लम 2 और प्रॉब्लम 3, तो कम से कम आपको अपने आप एक बार आंख से ट्राई करना है। ठीक है? यस और सर। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं अब अपने स्ट्रीम पे आपको अपना फोन नंबर भी शेयर कर देता हूँ। और उसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए विद इन वर्किंग आवर्स, जैसे अपने लेटेस्ट से रात को 8 बजे तक आप लोग मेरे को फोन करके अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर कोई लड़का ऐसा जेन्युइन है जो कि रात को बैठ के पढ़ रहा है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प दैट स्टूडेंट आउट। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप मेरे को फोन करके कोई डाउट नहीं पूछ सकते। वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर डूइंग, वॉट एवर डाउट यू हैव, you call me before 8 or 8:30 p.m. every day, irrespective of what day it is, and I will definitely be happy to come back to you with a solution for that. ठीक है? तो प्रॉब्लम्स आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और इसी तरीके से जारी रखें। नेक्स्ट क्लास अपनी वेडनेसडे को है, वेडनेसडे को मिलेंगे अपन। ठीक है?